गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम लोग खास करके बात करते हैं सिविल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में आज बात होनी है दिल्ली सल्तनत की। तो हिस्ट्री में खास करके आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के मृत्यु के बाद 1206 में उसकी विरासत को उसके ही गुलामों में बांट दिया गया। तो उसी चीज को आज हम आगे ले चलेंगे। खास करके यूपी पीसीएस में आपका इतिहास का जो सेक्शन है, मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत का बैकग्राउंड, और आज की क्लास दिल्ली सल्तनत। आज की क्लास है आपकी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो सुल्तान थे। मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश में जो शासक हुए वो बादशाह कहलाए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत 1206 एडी से 1526 एडी बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध होना, लोदी इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बेटा हमको पढ़ना है 5 डायनेस्टियां पढ़ना है। कितनी डायनेस्टियां पढ़ना है? 5 डायनेस्टियां पढ़ना है। तो आज हम लोग खास करके दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश। कितने वंश? 5 वंश। तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है बेटा तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और 5वां होगा लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में हमें इन्हीं 5 डायनेस्टियों को पढ़ना है। एक बात तो नोट कर लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत जो टाइम है वो 1206 से 1526 है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताया था कि मैंने आपको एक बेटा बात बताई थी। यहां खास करके मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी जो है 1206 में क्या हो गया? मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसके जो दास थे कुबाचा, यल्दौज और ऐबक, इन्हीं तीनों गुलामों में इसकी रियासत, इसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया। नासरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों में बेटा आप देख रहे हो कि मोहम्मद गोरी के समस्त प्रांतों का बंटवारा हो गया। जहां कुबाचा को काबुल और कांधार मिला, यल्दौज को गजनी और घोर की रियासत मिली, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की रियासत मिली। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां से प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है। तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन है, 5 डायनेस्टियों का शासन है। और आज हम लोग इन्हीं डायनेस्टियों की बात करेंगे।
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि इन पांचों वंशों को एक सीरीज से कैसे याद करेंगे, कई बार पूछा जाता है कि क्या गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश था, क्या तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक है गुलाम खातू सलादो। क्या याद रखना है? गुलाम खातू सलादो। ये बेटा ट्रिक याद रखना, ये चीजें आपकी बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। गुलाम खातू सलादो। कोई अपने गुलाम से कहता है कि तू सलाद खाया कर, ये याद हो गया तो मान लीजिए कि बिल्कुल पूरी सीरीज आपकी तैयार हो गई। जैसे देखिए यहां पे चीजों को समझिएगा, छापने के चक्कर में नहीं रहना, चीजों को सुन लीजिए। चीजें ट्रिकी बेस हैं, मैपिंग से हैं, तो आपको ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं तो गुलाम वंश, खास करके गुलाम वंश, गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, सैयद वंश, ये है लादो लोदी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आपने देखा कि किस प्रकार से ये पांचों डायनेस्टियां आपके सामने हैं। स्लाव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। इन पांचों डायनेस्टियों पे आज हमें बात करना है। तो चलिए देखिए, जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैंने बेटा आपसे बताया कि दिल्ली सल्तनत में खास करके जैसा कि आप देख रहे हैं 1206 एडी से 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत है। और इस दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको एक बात बताया कि इस दिल्ली सल्तनत में खास करके 5 वंशों का शासन था। तो देखिए इनको हम लोग ट्रिक से इनके सेशन भी लगाएंगे, जैसे कि गुलाम खातू सलादों में आपने गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश पढ़ लिया। इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा ट्रिक से इनके टाइम पीरियड को भी सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें याद नहीं होती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा चीजों को। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया कि 5 डायनेस्टियां, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और बेटा 5वां है। तो 5 डायनेस्टियों की हम बात करेंगे। तो यहां आप देखिएगा, पहला है गुलाम वंश। पहला क्या है बेटा? गुलाम वंश, ठीक है। फिर है खिलजी वंश, फिर है बेटा तुगलक वंश और सैयद वंश और फिर है बेटा लोदी वंश। क्या है? लोदी वंश। तो ये 5 डायनेस्टियां आपके सामने हैं। हमने बताया कि मोहम्मद गोरी के जो दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1206 में गोरी के मरने के बाद भारत की रियासत कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलती है। तो याद रखना है कि गुलाम वंश जो है 1206 एडी से, ये बेटा 1206 एडी से ये चलेगा 1290, ठीक है, 1206 से 1290। फिर ये 1290 एडी से आपको याद रखना है 1320 एडी, ठीक है। ये टाइम को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। आगे चीजों को लिख लो, फिर ट्रिक से इन टाइम को कैसे दिमाग में रखना है उसकी हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए, खास करके इस परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे। तो खास तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आपको उन यूनिक चीजों की बात करने में चल रहा हूं जो कि इतिहास में छापना नहीं है, चीजों को लिख करके लेंथी नहीं करना है, लेकिन हाँ ट्रिक से, मैप से और अपने तरीके से चीजों को सरलतम तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास है। तो चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1320 से बेटा ये एडी से मैंने आपको बताया 1414 एडी, ठीक है। और यहां देखिएगा 14 से 14 एडी से आप देख सकते हैं
1451 AD, ठीक है। और यहीं पर आप 1451 से आप देख सकते हैं 1526 AD, ठीक। तो खास करके अगर मैं आपको बेटा ट्रिक की बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रिक की बात करूं, तो थोड़ा इनको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक की बात करें, और ट्रिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद रखना है मात्र 84, 30, 94 और 37। याद रखिएगा, हमें ये चीजें नहीं याद होंगी। 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, ये चीजें तो नहीं याद रहेंगी, लेकिन 84, 94, 37, 30 और 37 दो डिजिट पेयर बना लीजिएगा आप। 84 और 94, 84, 94 और 30 और 37, इसको याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। अगर बेटा 1206 में देखिए ट्रिक कैसे काम कर रहा है, मुझे ये चीज याद रहेगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु और कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में आना और भारत में अपना शासन करना। तो खैर आप हम याद रखेंगे कि 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो ये आप देख रहे हैं 84 तक इनका शासन था। तो 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गुलाम वंश शुरू हुआ और 84 वर्षों तक इनका शासन रहा। तो खास करके उस टाइम पीरियड को दिमाग में रखना है। इतने बड़े डिजिट को हम याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप एक सीरीज से 84, 94, 30 और 37 जरूर याद रखेंगे। ये याद हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं होगा। काम कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 6 4 10, 8 1 9 और ये आ गया 1290, इतना आ गया। अच्छा अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि अब बेटा जुड़ेगा 30, फिर मैंने जोड़ा इसमें 30, ये 9 3 12, 2 1 3, 1320। तो ये आया गुलाम वंश, है ना, 1206 से 1290। फिर आ रहा है आपका ये देखिए खिलजी वंश आ गया 1290 से 1320, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अब फिर देखिए इसके बाद बेटा मैंने बताया कि 94 जोड़ लीजिए। कितना जोड़ लीजिए, 94 जोड़िए। 94 इसको कैरी करिए तो ये 4 आ गया और 1 आ गया, ये 4 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। 1414 ये आ गया। उसके बाद 94 जोड़ने के बाद हम जोड़ेंगे 37। क्या जोड़ेंगे बेटा, 37। तो देखिए हमने जोड़ा 37, जोड़ लीजिए। अब 40 40 आ गया है, 14 14 आ गया है। अब जब हमने 37 जोड़ा तो 7 4 11, 3 1 4 1 5, 1451। तो ये देखिए 1451 आ गया। और ये आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है। पानीपत की, है ना, प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुआ। तो ये देखिए 1526 लास्ट में रहेगा, ये 1451 आपका आ गया, ये 1451 आ गया। तो 1451 से 1526 कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। देखिए इसको फिर से आप रिवाइज करिए। मैं बताना चाहता हूं कि गुलाम वंश यहां से लेकर के 1290 तक शासन था। खिलजियों का शासन 1290 से 1320 था। तुगलकों का शासन 1320 से 1414 था। सैयद वंश में 1414 से 1451, लोदी में 1451 से 1526। ये याद होना चैलेंजिंग है, तो क्या किया जाए। हमने बेटा आपसे एक बात बताया, खास करके वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो ये है। मैंने कहा कि आपको 84 94 याद रखना है, 30 और 37 याद रखना है। ये याद रखिएगा, चीजें बिल्कुल निकल के आ जाएंगी। 1206 में सबसे पहले मैंने 84 जोड़ दिया, 1290 आ गया। तो मतलब 1290 से खिलजी का शासन शुरू। अब 1290 में बेटा मैंने 30 जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 1320 आ गया। मतलब 1320 तक इनका शासन था। उसके बाद देखिए,
उसके बाद आपने 94 जोड़ा 1320 में तो 1414 आ गया, मतलब कि तुगलकों का शासन। उसके बाद इसी में मैंने जब 37 जोड़ा तो सैयदों का शासन जो है वो 37 ईयर्स तक था और ये आ गया 1451। तो यहां पर चीजें क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से सेशन बाय सेशन चीजें निकलती चली जा रही हैं। तो इसका ही आपको खास करके ध्यान रखना है। चीजें समझ में आई ना? तो ये हम थोड़ा ट्रिक से चीजों को याद करेंगे। अच्छा, इसको बेटा हम ट्रिक से ही क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिक से ही हम लोग याद करेंगे और ये ट्रिक आपके काफी लाभप्रद होगा, ये ट्रिक आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं खास करके अगले कॉन्सेप्ट का। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में किस डायनेस्टी का शासन जो है सबसे कम वर्षों तक चला। दिल्ली सल्तनत में किसका शासन पीरियड, जो टाइम पीरियड है शासन का, वो बहुत ही कम था। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि दूसरी बार मैंने 30 जोड़ा, कितना 1290 में 30 जोड़ा तो ये आया। तो सबसे कम क्या है, मात्र 30 वर्ष। किसका है, खिलजियों का है। सबसे कम शासन किसका है बेटा, खिलजियों का शासन है। ठीक है, अगर यही बात मैं आपसे करूं कि सबसे कम खिलजियों का है और सबसे ज्यादा शासन किसका है, तो 94 देख लीजिए किसमें जोड़ा था आपने, इसमें बेटा आपने 94 जोड़ा था। और सबसे ज्यादा शासन किसका है, तुगलकों का है, 94 ईयर्स। कुछ समझ में आया, 94 वर्ष। तो सबसे ज्यादा शासन इनका है और सबसे कम जो है 30 वर्ष का शासन आप देख रहे हैं। 30 वर्ष का बेटा जो शासन है वो है खास करके आपने इसमें देखा 30 वर्ष का शासन जो है वो खिलजियों का है। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हुई कि नहीं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि गुलाम खातू सलादों से पांचों डायनेस्टी क्लियर कर लिया। फिर उस डायनेस्टियों में कौन शासक, कौन सा डायनेस्टी, कौन सा वंश कब से कब तक था, कौन सा वंश कब से कब तक था, उसकी बात हुई। टाइम पीरियड की बात हुई कि इस समय से इस समय तक ये थे, इस समय से इस समय तक ये थे, और उसको निकालने का आपने तरीका सीखा। अब हम बेटा आगे बात करेंगे खास करके दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में बेटा आज बात होगी, दिल्ली सल्तनत में आज हम आपसे बात करेंगे गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में आपने देखा कि 1206 एडी से लेकर के आपने इसमें देखा 1526 एडी, जैसा कि ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और इसमें जो पहला है जिसको आपने अभी देखा, पहला जो है बेटा गुलाम वंश। कौन सा वंश, गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा वंश है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश चला, आपने देखा कि 1206 एडी से लेकर के ये बेटा चलता है 1290 एडी तक। आपने ये भी अभी निकाला था, 84 वर्षों का शासन था। इनका टाइम पीरियड कितना था बेटा, लगभग 84 ईयर्स। कितना, 84 ईयर्स इन लोगों ने शासन किया। 84 वर्षों तक इन्होंने शासन बेटा किया। अच्छा, तो गुलाम वंश में सबसे पहले बेटा आज हम बात करना चाहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी बात करना चाहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा ये 1206 में सिंहासन पे बैठा और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो आपने जैसा कि मैंने बात बताई आपसे कि आप पढ़ोगे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको पढ़ोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश में ये पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हम इसी की बात करेंगे। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम, नासरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहां पे चीजों को थोड़ा देखिएगा। मैं फिर से लिखना चाहता हूं, मोहम्मद गोरी के बेटा 3 गुलाम, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम। ठीक है, 3 गुलाम। चलिए तीनों के नाम लिखते हैं, खास करके तीनों के नाम लिखते हैं। एक है नासिरुद्दीन, नासरुद्दीन कुबाचा, नासरुद्दीन बेटा कुबाचा। दूसरा है ताजुद्दीन एल्दौज,
ताजुद्दीन यल्दौज, और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों गुलाम आपको दिख रहा है। तो ये जो तीनों गुलाम हैं, नासरुद्दीन कुबाचा को काबुल कांधार दे दिया गया, यल्दौज को खास करके यल्दौज को आप देख रहे हैं गजनी और गोर की प्रांत दे दिया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत दिया गया। क्या दिया गया? भारत दिया गया। तो कहा जाता है कि थोड़ा हम मैप से चीजों को अगर देखें, तो आप देख सकते हैं, खास करके थोड़ा मैपिंग से चीजों को देखिएगा। तो मैं अगर बात करूं मैप की, मैं खास करके अगर बात करूं बेटा मैप की, तो चीजों को देख सकते हैं कि मैं अगर चीजों को समझाने का प्रयास करूं और मैप की बात करूं, तो मैप में थोड़ा समझिएगा। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान है, और ये भारत जो है बिल्कुल इस स्थिति में था। पाकिस्तान भारत सब एक साथ है, पाकिस्तान अभी अलग नहीं है इस टाइम में, आपको पता ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाहौर है, यहाँ पर क्या है बेटा? लाहौर है, और यहाँ है दिल्ली। यहाँ क्या है? दिल्ली। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और मोहम्मद गोरी जब 1206 में बेटा मर जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यह भारत की रियासत दिया जाता है। काबुल कांधार आप देख रहे हैं कुबाचा को दिया जा रहा है, और गजनी और गोर की जो रियासत थी वो दे दिया जा रहा है, आपने देखा, यल्दौज को। किसको दिया गया? यल्दौज को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और भारत में वो गुलाम की हैसियत से ही आ रहा है। नोट करिएगा इस बात को। ये दिल्ली नहीं जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में बैठता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि राजपूतों के, है ना, राजा पृथ्वीराज चौहान की हत्या की गई है, दिल्ली को लूटा गया है, नरसंहार हुआ है। तो तमाम राजपूत जो हैं वो तलवार लेकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी मर चुका है, और वो किसी भी तुर्क को भारत में आने और यहां दिल्ली पर अधिकार करते देखना नहीं चाहते थे। कहने का तात्पर्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक भय था, तो ये दिल्ली न जाकर के लाहौर में बैठता है। और ध्यान दीजिएगा, इसको ये लगा कि अगर कोई मुझ पर आक्रमण करता भी है तो मैं काबुल कांधार या गोर देश निकल जाऊंगा। तो डरते डरते कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा बैठता है। आप देख सकते हैं कि ये बैठता है लाहौर में, और किस रूप में? अमीर और सिपह सालार के रूप में यह शासन करना शुरू करता है। यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। थोड़ा चीजों को बेसिकली तरीके से समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली नहीं गया, लाहौर में सिंहासन पर बैठता है, और उसी समय, अब मोहम्मद गोरी तो था नहीं, तो नासरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की भी हत्या करके भारत को हथियाने का प्लान किया। क्योंकि ये वही भारत है जिस पर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लोगों ने आक्रमण किया। ये सोने की चिड़िया है। कुबाचा यल्दौज भी खुद को इससे अलग न कर सके, और उनको यह लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग भारत को ले लेते हैं। इन दोनों की मनसा और स्थिति को भांप करके, जान करके, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को यह एहसास हुआ कि ये दोनों हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अभी अभी तो मैं भारत में बैठ ही रहा हूं, तो यहां के शत्रु हैं प्लस बाहर के अपने लोग भी मेरे दुश्मन हो चुके हैं। क्योंकि ये तीनों एक साथ के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ये तीनों क्या है बेटा? ये गुलाम है, मोहम्मद गोरी के गुलाम है। तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने इस समस्या का निपटारा किया। तो देखिए किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्लानिंग के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से इस पर कैसे सॉल्यूशन करता है, इस समस्या का कैसे निराकरण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बहन का निकाह, किसका? अपनी बहन का निकाह कुबाचा से कर देता है, और यल्दौज की पुत्री से खुद निकाह कर लेता है। पुत्री से खुद निकाह कर लेता है। समझिएगा बात को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
नासरुद्दीन कुबाचा को अपना बहनोई बना लेता है और यल्दौज का खुद दामाद बन जाता है। और ये जो समस्या थी इसकी सॉल्यूशन हो जाता है। कोई भी बहनोई अपने साले की हत्या करके सिंहासन लेने की बजाय उसे सपोर्ट करेगा, बैकिंग करेगा। और यल्दौज ससुर था और किसी भी कीमत पर अपने बिटिया और दामाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, तो उसने इस अपनी उभरती हुई इन समस्याओं का आसानी से निपटारा कर लिया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि ये अमीर और सिपह सालार का पद धारण करता है। अमीर व सिपह सालार, ये यहां पर ये आप देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर शासन तो करता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में यहां का रेवेन्यू लेता है, टैक्सेस लेता है और इसको गोरदेश भेज रहा है। बात समझिएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई। देखिए, अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे वो यहां पर स्टेबल हुआ, कैसे क्या हुआ। तो चलिए, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक में कुछ बातों को अपडेट करते हैं। तो खास करके बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, किसकी बात करूं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। टाइमिंग लिख लीजिएगा, 1206 एडी से 1210 एडी। टाइम जरूर लिख लीजिएगा, 1206 से 1210। आज हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऐबक, ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंडरलाइन करिए, कई बार है ना पीएससी में, खास करके एमपीपीसीएस और कई बार लोअर में, यूपी लोअर में भी कई बार यह प्रश्न अपडेट हुआ है, तो उस बात को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है कि ऐबक का अर्थ होता है बेटा चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग समझते चलेंगे और कहीं आपको विशेष तरीके से छापने या रखने की जरूरत नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बेटा? चंद्रमा का स्वामी। ठीक है। अगर मैं इस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि निसापुर से इसको फखरुद्दीन, किसने? फखरुद्दीन ने। निसापुर से बेटा कहा जाता है, निसापुर से इसको फखरुद्दीन ने खरीदा था। क्या किया था? खरीदा था। इसको निसापुर से फखरुद्दीन ने खरीदा था। इसको खास करके निसापुर से क्या किया था? खरीदा था। किसने खरीदा था? फखरुद्दीन ने खरीदा था। और कहा जाता है कि फखरुद्दीन से इसको मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। तो ये निसापुर से खरीदा गया फखरुद्दीन के द्वारा, जो कि एक दासों का व्यापारी था। क्या था? दासों का व्यापारी था। यही वजह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हबीबुल्लाह एक इतिहासकार है। हबीबुल्लाह बेटा एक इतिहासकार है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मामलूक कहता है। क्या कहता है बेटा? मामलूक कहता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह चीज कई बार पूछा गया है। मामलूक शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है? भारतीय इतिहास में मामलूक का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, मामलूक का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो यह कहा जाता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, पिता से उत्पन्न संतानें। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतानें मामलूक कहलाई। क्या कहलाई? मामलूक कहलाई। तो मैंने बेटा आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वो चंद्रमा का स्वामी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर में एक दासों का व्यापारी था फखरुद्दीन, इसने खरीदा था सबसे पहले। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको यहां से उससे खरीद लिया। ओके, इतनी बात हो गई।
हबीबुल्लाह एक इतिहासकार है, दिस इज है ना, हिस्टोरिकल पर्सन। यह एक इतिहासकार है और इसने मोहम्मद गोरी के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? मामलूक शब्द। सॉरी मोहम्मद गोरी नहीं, वो कॉन्सेप्ट हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इसने मामलूक शब्द यूज किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इसने क्या यूज किया है? मामलूक शब्द यूज किया है। तो प्लीज बेटा इसको क्लियर करते चलो। हबीबुल्लाह कौन कहता है? हबीबुल्लाह कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक मामलूक था, मतलब इसके माता पिता जो थे वो स्वतंत्र थे, वो किसी के गुलाम नहीं थे। बात समझ में आई? इसके माता पिता स्वतंत्र थे, वो किसी के गुलाम नहीं थे। चलिए अच्छा आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं खास करके इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो चीजों को मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपडेट कराना चाहता हूं। मैं आपको यह बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया बेटा? लाख बख्श कहा गया। ठीक है, लाख बख्श कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा गया, हातिम द्वितीय कहा गया। अंडरलाइन करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा गया। क्या कहा गया? कुरान खां कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां कहा गया। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, हातिम द्वितीय इसलिए कहा गया, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, हातिम द्वितीय दया या दयालुता की प्रतिमूर्ति, इन सब की वजह से इसे यह नाम मिले। कुरान खां कहा जाता है कि यह कुरान को बड़े लय और संगीत म्यूजिक में बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, म्यूजिकल तरीके से इसको पढ़ता था। इसी वजह से बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को खास करके कुरान खां कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया? कुरान खां कहा गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि अब आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि खास करके सुल्तान के बजाय आमिर व सिपह सालार के रूप में सिंहासन पर न बैठ करके मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में शासन करना शुरू कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा, याद रखिएगा नाम मिलता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में, स्मृति में, इन्हीं की स्मृति में बेटा याद रखना है, इन्हीं की स्मृति में उसने कुतुब मीनार बनवाया अजान करने के लिए। क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाया। याद रखिएगा, इस मीनार को 5 मंजिली मीनार के रूप में जाना जाता है, 2, 3, 4 और 5। तो नीचे की दोनों मीनारों को ऐबक बनवाता है और 1, 2, 3 इन 3 मीनारों को बाद के सुल्तानों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि इल्तुतमिश जी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों मीनारों को ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? अगर आपको इसमें 2 प्रश्न पूछता है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। 5 मंजिली मीनार हैं, तो ऊपर की 3 मीनारों को इल्तुतमिश ने बनाया और नीचे के 3 मीनारों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल कुतुब मीनार बनवाया बल्कि 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्थापत्य कला हैं, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का क्या कहा गया बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया, गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया।
लेकिन अगर मैं बात यही करूं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो यहां नाम बदल जाएगा। यह नाम मिलता है इल्तुतमिश को। किसको मिलता है बेटा? इल्तुतमिश को जाता है। यहां दो बातें मैं कर रहा हूं। एक बात है कि गुलाम वंश का फाउंडर कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर यही बात कहूं कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात आए तो आपको रखना है नाम इल्तुतमिश का। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से प्रशस्ति पत्र नहीं लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा आप देख रहे हो, इसने किसी भी प्रकार की करेंसी, कोई सिक्के नहीं चलवाए, कोई भी कॉइन्स अपने रियासत में नहीं चलवाई। लेकिन इन सब के विपरीत इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली में जाकर के शासन किया। इल्तुतमिश ने चांदी के और तांबे के टंके और जितले चलवाई। अपनी मृत्यु के समय गुलामी की दास्ता से वो आप देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को गुलामी के दास्ता से मुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश एक गुलाम भी नहीं था। जैसे आपको मैं बात कराना चाहता हूं, खास करके इसी में आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा दो गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के दो गुलाम, तो एक है इल्तुतमिश, एक है बेटा इल्तुतमिश और दूसरा है, एक है बेटा इल्तुतमिश और दूसरा व्यक्ति है, आप देख सकते हैं बख्तियार खिलजी। दूसरा कौन है? बख्तियार खिलजी। एक है बख्तियार खिलजी और दूसरा है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने दास्ता से मुक्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना दामाद भी बना लिया था। क्या बना लिया था बेटा? अपना दामाद भी बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना दामाद भी बना लिया था। और ये वही बख्तियार खिलजी है, नोट करिए इस बात को, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने बेटा नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया था बेटा? आग लगा दी थी, आग लगा दी थी, ठीक है, आग लगा दिया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को बेटा क्या कर रहा है? आग लगा दिया था, ठीक है, आग लगा दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नालंदा में रखे हुए 1.25 लाख पांडुलिपियों को आग के हवाले कर दिया। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करने वाला ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने 1.25 लाख पांडुलिपियों को आग के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति को समझा जा सकता था। क्यों? क्योंकि इनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना, इनका एक थीम था, इनका एक उद्देश्य था कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए चाहे हमें किसी धर्म का नुकसान और उसको क्षति क्यों ना पहुंचाना पड़े। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया। कहा जाता है कि कई महीने आग की लपटें और धुआं यहां से उठता रहा। तो इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, खास करके आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही बेटा 1206 ईस्वी में, लाहौर में ही 1206 ईस्वी में कहा जाता है कि चौगान खेलता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा 1210 ईस्वी में, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में, 1206 में तो वो लाहौर में बैठता है अमीर व सिपहसालार के रूप में, यहां पर ये बैठता है। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन 1208 ईस्वी में
1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पुत्र शाहरुख गोरी, कौन? शाहरुख गोरी। मोहम्मद गोरी का पुत्र शाहरुख गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के ईमानदारी और इसकी विश्वास पात्र इस व्यक्ति को इसके अंतिम समय में 1208 में इसे इस गुलामी से क्या कर दिया था? अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया था। अपनी गुलामी से इसे क्या कर दिया था? अपनी दासता से इसको फ्री कर दिया था, अपनी गुलामी से इसको मुक्त कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही गुलाम था, लेकिन अपनी मृत्यु के समय यह गुलाम नहीं था। अपनी मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम नहीं था। तो 1208 ईस्वी में इस पुत्र शाहरुख गोरी ने, किसका पुत्र? मोहम्मद गोरी का पुत्र। याद रखिएगा, किसका पुत्र? मोहम्मद गोरी का पुत्र कहा जाता है। शाहरुख गोरी ने, मोहम्मद गोरी का पुत्र शाहरुख गोरी ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी और दास्ता से 1208 में क्या कर दिया था बेटा? मुक्त कर दिया था। अच्छा, कहा जाता है कि लाहौर में चौगान खेलता हुआ 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया। कैसे गिर गया बेटा? घोड़े से गिर गया और यहां इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लाहौर में ही इसका क्या है? मकबरा है। कई बार सीधे पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां है, तो लाहौर में ही इसके मकबरा बनाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और लाहौर में ही इसका मकबरा है। अच्छा, आप देखिए थोड़ा आगे। कहने का तात्पर्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चीजों को मैंने क्रमबद्ध तरीकों से, सिस्टमैटिक तरीके से आपको अलग अलग आपको इसमें बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठता है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वो चंद्रमा का स्वामी होता है। क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी होता है। आपने यह भी देखा कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। निसापुर से फखरुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने खरीदा। वो दासों का व्यापारी था। क्या था? दासों का व्यापारी था। और उससे मोहम्मद गोरी ने उसको खरीद लिया। और यह भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था बेटा, उसके मां बाप स्वतंत्र थे, किसी के दास और गुलाम नहीं थे। यही वजह है कि इतिहासकार हबीबुल्लाह कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक शब्द प्रयोग करता है और वो शब्द है मामलूक। कौन सा शब्द प्रयोग करता है? मामलूक। मामलूक का तात्पर्य हुआ स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुई संतानें। क्या कहलाई बेटा? मामलूक कहलाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा गया। क्या कहा गया बेटा? लाखों का दान देने वाला। एक शब्द में अंडरलाइन करिएगा, ये कई बार लोअर पीसेस में भी आया हुआ है। लाख बख्श की उपमा या संज्ञा किसे दी गई? लाख बख्श कहा गया बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, आप आगे भी देख सकते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल लाख बख्श कहा गया बल्कि हातिम द्रुती भी कहा गया, अपनी दयाशीलता के कारण, अपनी दयालुता के कारण। अच्छा, ये कुरान को बड़े ही म्यूजिकल तरीके में संगीत तज्ञ की तरह बड़े ही लय में, सुर में, एक सुर में पढ़ जाता था। इसी वजह से इसे उपमा दी गई कुरान खां। इसे क्या कहा गया? कुरान खां की एक संज्ञा दी गई। आगे देखिएगा, अमीर व सिपह सालार के रूप में यह भारत पर बैठता है, खास करके लाहौर में बैठता है। यह सुल्तान की उपाधि बेटा धारण नहीं करता है। यही वजह है कि ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बेटा याद रखना वो हो जाएगा इल्तुतमिश। हम आपको बिल्कुल मैप से वेल तरीके से है ना अपडेट कर रहे हैं, तो यहां से किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि अपने ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरीज में ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनवा रहा है? कुतुब मीनार बनवा रहा है।
2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण किया इसने वहां, और यह इसके स्थापत्य कला को वहां पर हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथ 2 गुलामों को रखता है। एक गुलाम जहां है इल्तुतमिश, तो दूसरा था बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था बेटा, आग के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि 1.25 लाख पांडुलिपियां वहां पर जलती रही, जला दी गई, और कई महीने तक आग और धुएं की लपटें वहां पर देखी जा सकती थी। इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम तो था, लेकिन गुलाम मरा नहीं था। तो फिर कहा जाता है कि इसी मोहम्मद गोरी के ही पुत्र शाहरुख गोरी ने 1208 में इसको गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो गुलामी से यह मुक्त हो चुका था, और बाद में लाहौर में चौगान खेलता हुआ घोड़े से गिरने की वजह से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसका मकबरा कहां है बेटा, इसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि जो आप लोग अगला सेक्शन देखते हैं, खास करके इल्तुतमिश का, थोड़ा इसमें एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा। इल्तुतमिश का आपने जहां भी देखा होगा टाइम पीरियड बेटा देता है 1211 AD से टू 1236 AD, यही टाइम देखते हैं आप। अच्छा, तो खास करके मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग इल्तुतमिश के टाइम को 1211 से 1236 देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर रहा है। कब इसकी मृत्यु हो रही है, 1210 में हो रही है। तो 1210 में मरता है, लेकिन 1211 में इल्तुतमिश सिंहासन पे बैठ रहा है। इसका मतलब है कि जो बीच में कुछ तो हुआ है, और कुछ यही हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक बेटा है, और वो बीच में 8 महीने का शासक होगा। क्यों, नाम है आराम शाह। कर्मों का भैया ये आराम ही पसंद व्यक्ति था, निकर्म है ना, अकर्मण्य था। तो ऐसे लोगों की कहीं जरूरत और जगह नहीं है। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का था, नाम मिलता है आराम शाह। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, ये आराम शाह ऐबक का क्या था, पुत्र था। इल्तुतमिश क्या था, दामाद था। बहुत सुंदर। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कहा जाता है कि इल्तुतमिश उस समय बदायूं में था। कहां था, बदायूं में बेटा, ये गवर्नर था। अंडरलाइन करिएगा इस बात को कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, दैट टाइम गवर्नर था इल्तुतमिश बदायूं में। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की आप देख रहे हैं कि बेटा जब 1210 में मृत्यु हो गई, 1210 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर खास करके आराम शाह सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन बदायूं से आता है इल्तुतमिश और आराम शाह की कर देता है हत्या। हालांकि बहुत ही समझाने का प्रयास किया कि साले हो साले की तरह रहो, बात समझिएगा, लेकिन आराम शाह भड़क गया। बहनोई हो, पिता के श्राद्ध में आए हो, खा लो चले जाओ बदायूं। लेकिन कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने कुछ सिपाहियों के साथ रात्रि के समय आराम शाह पर हमला बोल दिया और इसकी हत्या करके पूरे रियासत को हथिया लिया, और यही से शुरुआत हो जाएगी बेटा इल्तुतमिश। तो यह बात जो मैं अगर आपसे करूं तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश लाहौर में नहीं दिल्ली आता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह लाहौर में अमीर सिपाह सलार बन के नहीं बैठता है। इल्तुतमिश, याद रखिएगा बेटा, इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश के नाम से, सुल्तान इल्तुतमिश के नाम से कहां आया, अब ये लाहौर सिंहासन पे नहीं बैठेगा, ये आया बेटा दिल्ली। कहां आया, दिल्ली आया, और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहां करवाता है भैया, राज्याभिषेक करवाता है। तो ये सुल्तान बनकर के आया, और कहा जाता है इसका टाइमिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो 1211 AD टू आप देख सकते हैं 1236। कहने का तात्पर्य है कि आराम शाह बेचारा मात्र 8 माह का शासक था। कितने माह का,
8 माह का शासक था और उसी के बहनोई इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके सिंहासन को हथिया लिया। तो अगर मैंने आपसे क्या बताया था कि इस ऑनलाइन एजुकेटेड प्लेटफॉर्म पे खास करके परीक्षा दृष्टि में मैं आपको जो हिस्ट्री का सेशन लेकर के आया हूं, तो इसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि चीजों को जैसे हिस्ट्री है तो उस जिस भी सुल्तान बादशाह को हम पढ़ेंगे तो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके परिवार को आगे सुलझाएंगे और उसी परिवार में हम लोग घटनाओं को क्रिएट करेंगे और उसके जो डेट हैं उसको ट्रिक से याद कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजें होती चली जाएंगी। जैसे अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं बेटा, तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश की एक बड़ी पत्नी थी, एक सबसे जो बड़ी, आप देख सकते हैं इनकी जो बड़ी वाइफ हैं, इनकी जो बड़ी पत्नी हैं, उनका नाम इतिहास में मिलता है शाह तुर्कान। क्या नाम मिलता है बेटा? शाह तुर्कान नाम मिलता है, ठीक है। और ये शाह तुर्कान को एक ही पुत्र था, उसका नाम इतिहास में मिलता है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम मिलता है? रुकनुद्दीन फिरोज नाम मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आपने जरूर नोटिस किया होगा कि इसकी जो पत्नी है, खास करके जो बड़ी पत्नी है और बड़ा ही इससे स्नेह करता था, इसी का शाह तुर्कान फायदा उठाती थी। ये वही शाह तुर्कान है जो अपने पुत्र रुकनुद्दीन को सिंहासन पर बैठाने के लिए कई बार अपने शौहर तक को भी जहर भिजवाया। बिल्कुल भैया, विलेन है। क्या है? विलेन है। और माता का पूरा प्रभाव पड़ा है रुकनुद्दीन फिरोज पर। ये इसी का भी बाप है। रुकनुद्दीन फिरोज बहुत ही करप्ट था। ये जब रियासत में बाहर निकलता था तो खुद को सुल्तान जैसे ही बिहेव करता था कि बस अब्बू इस्पायर भर नहीं हुए हैं, अब बस इंतजार है, सुल्तान मैं ही हूं। कहने का तात्पर्य है, आप बेटा देख सकते हो कि ये शाह तुर्कान जो इनकी पत्नी है, इनका एक ही पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज। वही मैं आपको एक बताऊंगा कि सुल्तान इल्तुतमिश की एक छोटी पत्नी थी और इसके बेटा 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 3। तो एक था नासरुद्दीन महमूद और दूसरा था, एक इसकी शहजादी बिटिया थी रजिया और तीसरी है बहराम शाह। कौन है बेटा? बहराम शाह। तो रजिया जैसा शब्द आपको दिख रहा होगा, तो ये सुल्तान इल्तुतमिश की दूसरी पत्नी से पैदा हुई थी ये शहजादी रजिया। बहराम शाह छोटा था और ये था नासरुद्दीन महमूद। ये वही नासरुद्दीन महमूद है जो मंगोल आक्रमणकारियों को रोकता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ था। नासरुद्दीन महमूद बहुत ही जिम्मेदार और सिंसियर था। ये जितना ही इल्तुतमिश को पसंद था, वो उतना ही रुकनुद्दीन फिरोज से इल्तुतमिश सुल्तान चिढ़ता था। रुकनुद्दीन फिरोज अपने भ्रष्ट प्रवृत्ति की वजह से, करप्ट प्रवृत्तियों की वजह से हमेशा इल्तुतमिश को जनता और प्रजा आकर के इसकी कंप्लेन ही करती रहती थी। जनता भी इसको बहुत ही लाइक कर रही है महमूद को, लेकिन दूसरी तरफ रुकनुद्दीन फिरोज की अय्यासियां, इसके भ्रष्ट नीतियां और इसका हर तरह का चरित्रहीन होना इल्तुतमिश को बड़ा ही खलता था। खास करके अगर मैं उत्तराधिकारियों की बात करूं तो इल्तुतमिश के सामने 2 रास्ते थे, रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन के लिए अप्रूवल कर दे या फिर नासरुद्दीन महमूद को। शाह तुर्कान हमेशा लगी रहती थी नासरुद्दीन महमूद को नीचा दिखाने में। बहराम शाह बहुत छोटा था। नासरुद्दीन महमूद की जब मंगोली आक्रमणकारियों में मृत्यु हो गई तो सुल्तान इल्तुतमिश के सामने कोई रास्ता न रहा, रुकनुद्दीन फिरोज को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता। लेकिन मैंने बताया था कि रुकनुद्दीन फिरोज एक दिन 50 घरों को जला डाला शिकार के नाम पर और सभी लोग आ गए दरबार में। लोगों ने गुहार लगाई। रुकनुद्दीन फिरोज से कष्टित होकर के, मजबूर होकर के इल्तुतमिश ने आखिर अपनी बिटिया रजिया को सुल्ताना घोषित करता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। तो भैया यहां रजिया घिर गई गुंडों से, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो हम लोग इसी पर बात करेंगे कि रजिया और रजिया के सामने क्या समस्याएं हैं और खास करके इल्तुतमिश के कॉन्सेप्ट को हम इसकी हिस्ट्री को क्लियर करके रजिया को पढ़ेंगे। इल्तुतमिश में भी आपको काफी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि जहां से लगातार चीजें पूछी जाती हैं। तो अगली क्लास आपको इल्तुतमिश
का ही हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग जरूर कुछ बेसिक पढ़ के रखिए और इल्तुतमिश पे जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे हमारी अगली क्लास आपके लिए होगी। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबक खैर, धन्यवाद।